मैं लोगों को नहीं जानता, जो भी आता है मेरे ऑफिस, मेरे दफ्तर की ओपन डोर पॉलिसी है। मुझे तो आपको रोक लिया था अभी उन्होंने। नहीं मीर रजा उज़गन ने कभी 1 रुपया भी रिश्वत ली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे हल्फन कह सकते हैं? मुझसे ना पूछें, आप लोगों से पूछें। लोगों से नहीं, आपने बताना है। बताया नहीं आपने, तसल्ली देनी है मुझे, मैं ताकि मैं भी खाली ना जाऊं, कुछ ले जाऊं। मैं एक वीडियो देखता हूं, आपके असिस्टेंट कमिश्नर हैं दीना वाले, वो एक जर्नलिस्ट को कहते हैं कि मैं तुम पे पर्चा दूंगा, तुम ये खबर चलाओगे मैं तुम पे पर्चा। क्या है कि असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह थ्रेट करना चाहिए जर्नलिस्ट? देखिए, तो ये आपका राइट है, और असिस्टेंट कमिश्नर जो किया गलत किया। डीएमएस या सीओ साहब को कॉल ना की जाए, वहाँ पे मरीज को देखा नहीं जाता। पेप्सी और केएफसी के बर्गर्स जो हैं डॉक्टर्स के कमरों में पड़े होते हैं। बिहेवियर पे क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता? ये मेरे पास 2 बच्चे खड़े हैं, इसकी वालदा का हंस टूट गया और ये मुझे फ़ोन करके कहता है भाई सिविल हॉस्पिटल वाले मेरी माँ को मार देंगे, ये देख नहीं रहे। फिर मैं सीओ हेल्थ को कॉल करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट आदमी है, उन्हें करता हूँ। वो फिर आगे डीएमएस को कॉल करते हैं, डीएमएस भाग के इनकी वालदा के पास आता है, फिर रेलिवेंट डॉक्टर को दिखा के इनका इलाज होता है। उस बच्चे की वालदा की टांग काटी हुई है, वो डॉक्टर किन्जा हैं, उनके पास जाता है, वो उन्हें कहती हैं तो भाग कितनी जल्दी और तुम इधर से चले जाओ। ये 2 लोग मैं आपके सामने इधर ये भी हैं और ये हल्फन बताएंगे, ठीक है? ये रवैया कब ठीक होगा? रात को बगैर ड्राइवर के खुद प्राइवेट गाड़ी में बैठ के भी खामोशी से चक्कर भी लगाते हैं, ताकि पता ना चले कि एसी या एडीसी या डीसी आया हुआ है, ताकि हम खामोशी से, ताकि हमें देख के ये ना हो कि हमारे साथ चले हम आपको दिखाएं, करनी है। अब मैं सब मरीज बन के चलें, ठीक है? अल्लाह वाहिद जानता है, आप कानों को आप नहीं, हम देखें, मैं कहता हूं डॉक्टर अंदर अच्छा बोल जाए, मुझे सही से देख दे। 2 टीके बाद फोन पे कर रहे होते हैं, इधर से हमारी बात सुन के 2 टीके लिख के देता है, उस तरह मेरा इलाज नहीं होगा। हमारे शहर में काफ़ी सारे पटवारी हैं ऐसे जिनके ऊपर एंटी करप्शन के केसेस चल रहे हैं। एंटी करप्शन का एक स्टाइल है अरेस्ट करने का कि वो एविडेंस के रेड हैंडेड गिरफ्तार करते हैं। मार्क वाले नोट जो हैं वो होते हैं और साथ में वीडियो बन रही होती है, फिर वो बेल हो जाती है, केस चलता है ट्रायल, उतनी देर में वो शख्स किसी की सिफारिश करा के बहाल हो जाता है, वापस अपनी नौकरी पे आ जाता है। एक करप्ट बंदे की सिस्टम में क्या जगह है? 1% के नाम से एक टैक्स लिया जा रहा है तहसील ऑफिस में, आपको वीडियोस भी मिल जाती होंगी, सवाल भी आपसे हुआ होगा, वो क्यों नहीं रोक पा रहे आप? वहाँ पे मुहर्रर है आपके, शायद गालबन शहजाद नाम है, तो मैंने उन्होंने मेरी एक ऑब्जेक्शन लगाया, तो वो दूसरा दोस्त है मेरा, वो कहता है पैसे दो ये हल हो जाएगा। मैं कितने पैसों से हल हो जाएगा? तो वो शहजाद साहब मुझे आवाज़ बुलंद कहते हैं, मैं लेता हूँ आगे देने के लिए, वो फिर आगे क्या तहसीलदार के पास जाती हैं या आपके पास आता है वो पैसा? मैं निशानदेही करूँ, मैं आपसे निशानदेही करूँ, आप मुझे ये वादा देते हैं कि विद इन डे उस पर एक्शन होगा? आप मुझे निशानदेही दें और एक्शन ना हो, फिर आप मुझे गिला कर सकते हैं। वादा दे आप, मैं एक दिन में आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल होगा। मैंने एक पटवारी साहब के साथ बैठा हूँ, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, वो कहते हैं कि मुझे बताओ मैं पैसे कैसे ना लूँ, ये जो बिल्डिंग मेरे पास है ये प्राइवेट है, इसका मैं किराया देता हूँ, ये जो पेपर यूज़ करूँ मैंने अपनी जेब से लाए हुए हैं, ये 2 लोग जो मैंने बिठाए हुए हैं, मेरे पे लोड इतना मैं अकेला कर ही नहीं सकता, तो क्यों नहीं आप उन्हें सरकारी बिल्डिंग प्रोवाइड करते? एक और मसला है, मंगला डैम के जो रेड जोन के अंदर इलीगल जो क्रैश प्लांट्स हैं वो वर्किंग में रहते हैं, अभी एक्शन होता है, क्रैक डाउन होता है, फिर वो चलना शुरू हो जाते हैं, सुबह उनकी बिजली कटती है, शाम को बहाल हो जाती है, क्यों ऐसा होता है? मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम आपने विजिट कब किया होगा उसका, और मुझे तो अभी 1 महीना पहले धमकी मिली है उनकी तरफ से। मैं वही आपको कह रहा हूँ। लेकिन अभी भी रात को वहाँ पे अगर माइनिंग होती हुई हो तो क्या एक्शन होगा? देखिए उनके जो सामान ले जाने वाले डंपर हैं वो तो मुझे किसी वक्त लगता है वो डीसी साहब से भी ऊपर के लोग हैं और डीपीओ साहब के भी, कि उन्हें जब मना किया गया है वो सिविल लाइन से ना गुजरें। अभी 3 दिन पहले की बात है, जिस सड़क से आप ऑफिस आते हैं वहाँ पे एक डंपर उल्टा हुआ था बजरी का, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप रात को अगर उठ जाएँ, मैं आपके घर के बाहर आ जाता हूँ 11-12 बजे के बाद, मैं आपको इतने डंपर दिखा दूँगा, आप खुश हो जाएंगे देख कर, जो गुजरते हैं सिविल लाइन से। आप स्टोन क्रश वालों से जाके बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, और वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि वो तकलीफ में है कि नहीं। हमने पिछले 1 साल में जो मेरे पास लास्ट फिगर है, हमने 90 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को जनरेट करके दिए हैं। एक पूरा गांव अवाना, तासा,
बोकन, गुम्मन, आड़ा, ये उस सड़क पे गांव हैं जो सारे हार गए और ये डंपर वाले जीत गए। वो अवाना वाले रूट पे जो मामला रहा, मैं उधर खड़ा था, इंटरव्यू कर रहा था, मेरे पास वीडियो भी पड़ी होगी। एक डंपर है वो सामने छत के साथ ही टकरा गया, उनका पूरा शेड जो है वो गिर गया, दीवारों में दरारें आ गई हैं। उन्हें क्यों नहीं वो दरिया वाला रूट क्यों नहीं उनका पक्का हो रहा? तो हमने मशावरत के साथ ही करना है, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं की जा रही। जहाँ पे हमें लगता है कि कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, वहाँ सख्ती ज़रूर की गई है। यहाँ पे अभी हम वीडियोस देखते हैं, इंक्रोचमेंट प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। कोई रेडी वाला चावल बेच रहा है, उसकी रेडी तोड़ दी जा रही है, फ़ौरन ही मौके पे एक्शन हो रहा है। फ्रूट वाला उसकी रेडी को उलट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंक्रोचमेंट के नाम की तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। हमारे पास ये सिटी हाउसिंग है जिनका 4500 कनाल का NOC पास है गवर्नमेंट की तरफ से सैटेलाइट टाउन के नाम पर, लेकिन अभी वो हज़ारों कनाल पर फैल गया और नाम भी सिटी हाउसिंग कर दिया। वहाँ पे क्यों नहीं ये काम किया जा रहा? जहाँ तक सिटी हाउसिंग की बात है, आप ठीक कह रहे हैं। जो LOP मंजूर हुआ हुआ है वो 4500 कनाल्स का रफली ही हुआ हुआ है। वो सैटेलाइट टाउन के नाम से ही हुआ था, ताकि अगर मकसद ये है कि सिटी हाउसिंग अगर इलीगल काम कर रहा है, तो अगर मैं उसको सिर्फ आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए सील करता हूँ तो उसका नुकसान ही है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। तभी एलिगेशन ये होगी कि इनने कोई अपना फ़ायदा देखना था या किसी ऑफिसर ने अपने आप को देखना था, तब ये काम किया। जब खुलता है तो कहा जाता है डील हो गई है। एग्जैक्टली कोई भी चीज़ है, आप तो ये पता ना उधर डेवलपमेंट का काम चल रहा है किसी न किसी एरिया में, वहाँ पे जो उन्होंने पोल नस्ब किए हैं वो प्रॉपर्टियाँ सिटी हाउसिंग की, उन्हें क्यों नहीं गिराया जाता? उनके दरवाजे को क्यों नहीं गिराया जाता? सॉरी, कौन सा पोल की बात करें? जो लाइट पोल लगाते हैं, जनरेटर्स लगाते हैं, मीटर लग रहे हैं, अब वहाँ पे वापदा बिजली दे रही है, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं रोका जाता? जब ये रुकेगा तो आप कह रहे हैं कि ये इलीगल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन उसके ऊपर ये उनको बिजली क्यों मिल रही है? उनकी जो नया डेवलपमेंट का काम है वो रुक क्यों नहीं रहा? वहाँ पे वो जब नई क्रोचमेंट करते जा रहे हैं, उन्हें रोका क्यों नहीं? देखें जी, चीज़ें तो ये हो जाएंगी, फिर वो उनकी मैनेजमेंट भी रहेगी, क्योंकि ये जो भी सिविल लाइन पे लाइट्स हैं उनको आप देख ही रहे हैं जी। लाइब्रेरी आपने अभी इन दिनों में एक जो है वो बनाई है, लेकिन इससे कबल भी आपने एक लाइब्रेरी बनाई थी, ओपन लाइब्रेरी के नाम से, शायद गवर्नमेंट स्कूल के करीब। वो उसके ऊपर भी जो खर्चात हुए हैं, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा है, और वो मुझे वो नज़र नहीं आई दोबारा। लेकिन जबकि उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, वो तो टोटल 50,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ होगा। देखें, पाकिस्तानियों का पैसा है, चाहे वो 5 रुपये हैं, वो लगे और वो नुकसान हुए हैं। आदिल कहता है कि गन मैं फेंका करूंगा, लेकिन काम है DC का उठाना। आपसे पहले भी एक DC साहब थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि ब्यूटिफिकेशन का वो प्रोजेक्ट था। एक कुछ ना स्टैंड्स नस्ब किए गए जिनमें ना गुलदान लगा के उनमें पौधे लगे हुए थे। अब वो स्टैंड तो उधर नज़र आते हैं, उनके ऊपर भी पैसे लगे, जाहिर बात है वो भी पाकिस्तानियों का पैसा है। और अब वो वहाँ पे ना कोई गुलदान है ना कुछ, सिर्फ वो स्टैंड रह गए हैं। उन्हें भी पॉडरी जो है, चरसी जो है, वो तोड़ तोड़ के लेके जा रहे हैं। मेरी आपसे वही है, अब जब आप चले जाएंगे, ये लाइब्रेरी की हो सकता है ये किताबें रद्दी के हिसाब से नहीं, ये स्टैंड से भी ये इशू आ रहा है। हमने गमले लगाए, हम सुबह आए गमले गायब, फिर हम गमले लगाए, सुबह आए गमले गायब, और ये 2-3 दफ़ा हुआ। जब हमारा E-बसेस लॉन्च हो रही थी, हमने दोबारा लगाई। जहाँ पे गवर्नमेंट के गमले सेफ नहीं, वहाँ पे आम आदमी की चीज़ें कैसे सेफ होगी? ये पुलिस पे सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, चीज़ें जो है वो 11 बजे क्लोज़ हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो GT रोड है वहाँ पे मुझे ये लगता है, मैं ये ज़ाती तौर पे अंदेशा है कि वहाँ पे कोई मंथली लग चुकी है, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद नहीं होते। अब आपने मेंशन कर दिया, ख़ास तौर पे मैं उसको चेक ज़रूर कर लूँगा कि कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो टाइमली बंद नहीं हो रहे। ठीक है, वो यानी कि वहाँ पे आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे, चाहे उन्होंने छुपा के बिठाए हैं या सामने बिठाए हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। मैं यानी रात को 2 बजे बैठ के खाना खा के आ रहा हूँ। लोगों ने खुद भी ये काम नहीं करना कि टाइम दिया हुआ है इसको बंद करना है, या ज़रूरी है कोई आके पैरा दे? उस पे कुछ तनख्वाह भी तो ले रहे हैं ना। अगर मैं आपको अगर कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से 20,000 रुपया महीने के 30,000 देखिए ना, उस पर तो एक्शन होगा, वो तो मैं डिनाई नहीं कर रहा। रोड के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो एहतजाजन वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाते हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ चीज़ें देखने में सामने आ रही हैं कि वहाँ पे सिर्फ दुकानदार नहीं, पीछे एक पूरी आबादी है जिसमें 400-500 लोग हैं। वहाँ पे दरवाजे का इशू चल रहा है। तो खूबसूरती तो ठीक है, लेकिन उससे अगर शहरी तंग हो तो क्या फ़ायदा होगा? इसमें उसके बिल्कुल ही पीछे
ज़िला अराजी सेंटर है, वहाँ पे लोगों का जाना आना होता है। सदर थाना मौजूद है। अब सदर थाना अगर मुझे जाना पड़े किसी कवरेज के लिए, मुझे बड़ा वाय से घूम के जाना पड़ता है। मैं खुद एक मुश्किल में आ चुका हूँ जब से ये सड़क बंद है। तो इस पे आप एक ठेकेदार थे जिनको ये पहले ठेका दिया गया, फिर आपने KPK से किसी ठेकेदार को बुलाकर, यानी वो आपके मनपसंद थे, उन्हें ठेका दे दिया गया। PD खान में भी जो कुछ वीडियो सामने आई हैं मेरे, जिसमें वो टाइल्स टूट की हैं, नाकस मटेरियल के हवाले से खबर जो है उसके ऊपर चल रही हैं। जनाब, अगर ये मटेरियल नाकस हुआ जो मेरे टैक्स के पैसे से आया हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके सर पे होगी? सीवेज का प्रोजेक्ट चल रहा है सुलेमान पारस में, वो भी उससे मुकम्मल होने से पहले वहाँ पे पाइपों में लीकेज आ गई है सीवेज के काम। वो आपके अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक विरसा है किला रोहतास की शक्ल में, अब उसके ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आपका, क्यों इस तरह किया जा रहा है, जबकि वो एक पुरानी यादगार है, लोग वहाँ पे जाके महजूज़ होते हैं, उस वक्त में चले जाते हैं? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को डिफरेंट साइट्स पूरे पंजाब में आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा होता है, और इस खत्ते में, इस एरिया में पर्टिकुलरली, इस पूरे रीजन में सबसे जो नुमाया है वो रोहतास का जो फोर्ट है। उसकी हिस्ट्री भी ज़्यादा है और उसके अंदर जो रिमेन्स हैं उनकी कंडीशन रिलेटिवली बेहतर है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। ये 2.3 बिलियन की स्कीम है जिसमें रेनोवेशन का काम है, जिसमें एक म्यूज़ियम की अपलिफ्टिंग है, पार्किंग लॉट है, और अंदर से जो दीवारें जहाँ जहाँ ख़राब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए ये बाकायदा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ुद नहीं देख रही, ज़िला इंतज़ामिया के पास नहीं है, इनके अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, अपना इनका PMU है, और डायरेक्टली आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ही इसको देख रही है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड काम है। लोगों के तफ़ज़ात हैं इस हवाले से कि उसकी कोई स्ट्रक्चर में तब्दीली की जा रही है, आप मुआयना क्यों नहीं करते खुद जाकर उधर? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जो डोमेन जिस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है वही कर सकता। जिस तरह मैं किसी जाके मरीज़ को नहीं देख सकता क्योंकि मैं DC हूँ, तो मैं बोलूँ कि मैं मरीज़ को भी जाके चेक कर सकता हूँ। इस तरह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ही इस पूरे स्ट्रक्चर को मेरे से बेहतर समझता है, और उनका अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टर है इसका, और अपना PMU है। उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं की जा रही, जहाँ जहाँ से दीवार कमज़ोर है उसको ठीक किया जा रहा है। तो ये डोमेन प्राइमरीली आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। जब भी आप पुरानी बिल्डिंग से या हिस्टोरिकल साइट से डील करेंगे, उनके स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं और वो डिटर्मिन करते हैं कि इसको अपनी ओरिजिनल शक्ल में किस तरह रखना है और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है। वो रूटीन के कॉन्ट्रैक्टर हमारे नहीं कर सकते कि मैं किसी भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को भिजवा के या अपने इंजीनियर को भिजवा के उसको चेक करवाऊँ कि वो ठीक काम हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड काम है। इसलिए तहसील रोड के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो एहतजाजन वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाते हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ चीज़ें देखने में सामने आ रही हैं कि वहाँ पे सिर्फ दुकानदार नहीं, पीछे एक पूरी आबादी है जिसमें 400-500 लोग हैं। वहाँ पे दरवाजे का इशू चल रहा है। खूबसूरती तो ठीक है, लेकिन उससे अगर शहरी तंग हो तो क्या फ़ायदा होगा? मैंने अक्सर मीटिंग्स मेरे साथ हुई, चाहे वो ताजरों की पूरी कमेटी आई, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुई, और हमने बार बार एक चीज़ पे इंसिस्ट किया कि ये ब्यूटिफिकेशन स्कीम है और ये खूबसूरती के लिए की जा रही है। इसमें हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो नीचे आप ग्राउंड में देखेंगे, कॉबल स्टोन लग रहा है, पैरापीट लग रही है, नए साइनेज लग रहा है, दरख्त, बेंचेस, फूड कोर्ट, बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया जा रहा है। मेरा मकसद डिफीट हो जाएगा अगर यहाँ पे लोग नहीं आते शॉपिंग करने के लिए या इन दुकानों का विज़िट नहीं करते, तो ये प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाएगा। मैं भी चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल इस तरह हो ताकि तमाम लोग पूरे झेलम के जाने के तहसील रोड में एक खूबसूरती का काम आए और सब लोग यहाँ पे आएँ। कामयाबी तो तब होगी, लेकिन मैंने एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि ये जगह दोबारा, यहाँ पे कल हमने वीडियो देखी कि जानवर थे जो हमने दरख्त लगाए हैं वो खा रहे हैं, या चिंची गलत तरीके से खड़ी है, बाइक्स हर जगह खड़े हैं, तो फिर तो मकसद फौत हो गया। मेन मकसद ये है कि इस जगह की खूबसूरती को बहाल रखते हुए ट्रैफिक का फ़्लो ठीक रहे और लोगों का आना जाना लगा रहे। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे यहाँ के दुकानदारों को नुकसान हो, उनकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है, इसलिए हम इंश्योर करेंगे कि फुटफॉल ठीक हो। जहाँ तक गाड़ियों का जाने का फ़ैसला है वो अभी तक हमने उस पर डिसीजन नहीं किया, क्योंकि जो CM की जितनी भी ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स हैं वो तमाम की तमाम पेडेस्ट्रियंस के लिए हैं और व्हीकल फ्री हैं। उनमें गाड़ियों का चलना, चाहे वो दीना है, सोहावा या PD खान है, उन पे गाड़ियों के आने पे पाबंदी है। अगर आप सोहावा चले जाएँ, दीना चले जाएं, या PD खान्स की स्कीम जाके देखेंगे, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ रही। ये रोड बड़ा रोड है, मैं मानता हूँ कि इस पे पहले ट्रैफिक ज़्यादा थी, लेकिन हम इस पे 15 सितंबर के बाद इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे। इसमें उसके बिल्कुल ही पीछे ज़िला अराजी सेंटर है, वहाँ पे लोगों का जाना आना होता है। सदर थाना मौजूद है। अब सदर थाना अगर मुझे जाना पड़े किसी कवरेज के लिए, मुझे बड़ा वाय से घूम के जाना पड़ता है। मैं खुद एक मुश्किल में आ चुका हूँ जब से ये सड़क बंद है। तो इस पे आप दोबारा सोचेंगे सही?
देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वैसे तो आइडली हर कोई चाहेगा कि दरवाज़ा वो खुले, वो जीटी रोड पे हो। हर कोई ये चाहेगा कि उसके लिए हर चीज़ दरवाज़ा खुलते ही साथ हो। लेकिन कभी भी टाउन प्लानिंग ऐसा नहीं की जाती। लेट्स से हमने एक यू टर्न बंद किया ज़्यादा वाली साइड पे। अब आपको थोड़ा लंबा यू टर्न लेना पड़ता है, लेकिन क्या आपके हादसात कम नहीं हुए? आपके बिल्कुल, वो बिल्कुल आपने हादसात बहुत कम अच्छा होंगे। इनिशिएटिव लिया। मेरा कहने का मकसद ये है, कभी-कभी आपको बेशक लंबा रास्ता लेना पड़े, लेकिन वो टाउन प्लानिंग का हिस्सा है। हमें ये ज़रूर देखना होगा कि हम वहाँ पे ट्रैफ़िक प्लान बेहतर करें, वहाँ पे दुकानदारों को नुकसान ना हो। लेकिन मेन क्या पूरे शहर में, झेलम सिटी में कोई ऐसी जगह है जो आप बोलें कि वहाँ पे आप फैमिली के साथ वॉक कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा बाज़ार है जिस तरह आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिलता है कि आप फैमिली में, हमारे बहुत सारे झेलम के लोग हैं जो इटली रहते हैं, स्पेन रहते हैं, इंग्लैंड रहते हैं। क्या ऐसा कोई बाज़ार है जहाँ पे आप गाड़ी दूर पार्क करें और वॉक करके जाएँ? वहाँ पे फूड कोर्ट भी हो, आप फैमिली के साथ फिर सकें? कोई ऐसी जगह नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम कोई ऐसी जगह बना सकें, लेकिन हमें देखना होगा कि वो हमारा मॉडल सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, और सीएम के डायरेक्शंस क्या हैं इसके ऊपर। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है कि दुकानदारों को नुकसान हो। अगर दुकानदार खुश होंगे, दुकान चल रही होगी, लोगों का आना होगा, तभी ये ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। लेकिन हम रूटीन की सड़क की तरह इसको नहीं चला सकते, ताकि हर बाइक, हर चिंची, हर गाड़ी इसके अंदर आई हो, फिर तो ये ख़राब हो जाएगा। 6 महीने बाद ये तो वापस उसी शक्ल पे चला जाएगा जैसा पहले था। एक चीज़ और भी इसी में सुनने में आ रही है कि एक ठेकेदार थे जिनको ये पहले ठेका दिया गया, फिर आपने केपीके से किसी ठेकेदार को बुलाकर, यानी वो आपके मनपसंद थे, उन्हें ठेका दे दिया गया। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जहाँ पे सबलेटिंग होती है, जो कि अलाउड नहीं है। सबलेटिंग तो बिल्कुल भी हमारी तरफ से एंडोर्स भी नहीं की जाती। जो ठेकेदार ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं को ठेका मिलता है और वो प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, उन्हीं ने इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर उन्होंने आगे सबलेट किया है, वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा रूमर्स हैं, आपको इसको डबल चेक करना होगा कि क्यों हो रहा है इस तरह और क्यों बोला जा रहा है ऐसा। हमारे पास इस वक्त दीना में भी स्कीम लगी हुई है, हमारे पास पीडी खान में भी लगी हुई है, हमारे पास स्वावा में भी लगी है। हमारा मेन मकसद ये है कि जिस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिले, वही रिस्पॉन्सिबल है उसको टाइमली ख़त्म करने पे, और वही इंश्योर करेगा क्वालिटी उसके ऊपर चेक हो। पीटी खान में भी जो कुछ वीडियो सामने आई हैं मेरे, जिसमें वो टाइल्स टूट गई हैं, नाकस मटेरियल के हवाले से खबर जो है उसके ऊपर चल रही हैं, तो वो आप उधर विजिट करते हैं, वो देखते हैं? मेरा पीडी खान का विज़िट था, मैंने मुहर्रम पे भी ख़ास तौर पे फर्स्ट मुहर्रम को भी विज़िट किया, बीच में उसके बाद दोबारा भी मेरा विज़िट हुआ। हमारी जो पीडी खान की स्कीम है, वो सबसे छोटी स्कीम है आउट ऑफ द 4 ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स। उसमें कॉबलस्टोन जो है फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। आज सुबह मेरी दोबारा जब मीटिंग हुई ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स के ऊपर, तो अगले 2 दिन के अंदर कॉबलस्टोन पीडी खान का मुकम्मल हो जाएगा। कॉबलस्टोन जो है वो टफ़ टाइल से ज़्यादा महंगा है। हमने कॉबलस्टोन की चॉइस ली ही इसलिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग है। बेशक महंगा होगा, लेकिन वो ज़्यादा अरसा चलेगा और वो ज़्यादा मेयार उसका बेहतर होगा, उसकी क्वालिटी बेहतर है। जनाब, अगर ये मटेरियल नाकस हुआ, जो मेरे टैक्स के पैसे से आया हुआ है, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसके सर पे होगी? देखिए, पूरे झेलम में, पूरे पंजाब में हर जगह स्कीम्स चल रही हैं। ये वाहिद 4 स्कीम्स ऐसी हैं ब्यूटिफिकेशन की जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। जिसको डीसी खुद मॉनिटर कर रहा है, एसी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एमसी खुद मॉनिटर कर रहा है, एडीसी जो हमारी जनरल है झेलम की, वो खुद मॉनिटर कर रही हैं जो ब्यूटिफिकेशन स्कीम है झेलम वाली, तहसील रोड वाली। इन स्कीम्स में आपको क्वालिटी का इशू नहीं आएगा, ठीक है? इसकी मॉनिटरिंग भी हम खुद कर रहे हैं, और इस स्कीम में हमें डायरेक्शन थी ख़ास तौर पे कि हमने कंसल्टेंट को एंगेज करना है, जो कि नेस्पाक है। नेस्पाक कंसल्टेंट जब तक साइन करके हमें ऑथेंटिकेट नहीं करता कि इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं, तब तक बिल पास नहीं होता। हमें एक कंप्लेंट आई कि बारिश जब हुई, कुछ जगहों पे कॉबलस्टोन बैठ गया। अब हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस स्कीम के कितने कंपोनेंट्स हैं। एक स्कीम के कंपोनेंट वो है जो सिविल वर्क्स है, जो कि एमसी ने अपने कॉन्ट्रैक्टर से कराने हैं। फिर एक वो काम था जो आईएसको, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, जो कि वापडा के नीचे फॉल करता है। आईएसको ने अपनी स्कीम लगानी थी, जहाँ पे उनकी तारें गुजरी थी, बिजली गुजर गई थी, तारें गुजरी थी, वो उनने अंडरग्राउंड करनी थी। उनने अपना अलहदा कॉन्ट्रैक्ट लगाया। बेशक उधर गलतियाँ हुई थी, लेकिन हमने उसको रेक्टिफाई किया। जैसे ही हमें हाईलाइट हुआ, हमने अपने ही कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज़ किया और जगह को ठीक करवाया। एक सीवेज का प्रोजेक्ट चल रहा है सुलेमान पारस में, वो भी उससे मुकम्मल होने से पहले ही वहाँ पे पाइपों में लीकेज आ गई है सीवरेज के काम, वो आपके नोटिस में है? देखिए, सलमान पारिस हमारा जो टोटल स्कीम है, आपको पता हो कि पूरे झेलम में 8.11 बिलियन की स्कीम है ये, 8.116 टू बी एग्जैक्ट। उसमें से 4.8 बिलियन जो है वो हमारा साउथ साइड है, जो जीटी रोड के उस तरफ है, सीएमएच कोटला फकीर साइड पे, और 3.6 बिलियन का काम जो है वो लेफ़्ट साइड पे जीटी रोड के, जो कि नॉर्थ साइड है, जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं। क्रिटिकल कंपोनेंट को
वो कंपोनेंट था जिसने जून 30 को 2026 में कंप्लीट होना था। उसमें 5 ऐसे इलाके थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने ज़रूरी काम करना था ताकि बारिशें जब हों तो उस तरह का इशू ना आए। अगर आपने नोटिस किया होगा, पहले जो सालों में जब पानी खड़ा होता था तो उसमें कभी-कभी आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन लगते थे। इस दफ़ा भी पानी खड़ा हुआ, पॉन्डिंग ज़रूर हुई, लेकिन टाइम फ्रेम कम लगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि बारिश कितनी हुई है। अगर बारिश ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसका जो आउटफ्लो है, उसकी जो लिमिटेशन है वो एग्ज़िस्ट करती है कि कितनी देर में वो पानी को निकालेगा वहाँ से। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पानी को निकलने का रास्ता ही ना हो। वो हमने रास्ता इस तरह बनाया। जहाँ तक आप सलमान पारस की बात करें, उसके अलावा शादाब कॉलोनी, शादाब पुली, साहिल कॉलोनी, हमारा रेलवे ब्रिज के नीचे चला एरिया जो कि सलमान पारस वाली साइड से आ रहा है, ये तमाम के तमाम क्रिटिकल कंपोनेंट का हिस्सा थे। आपको गुंबद वाली मस्जिद के सामने भी पॉन्डिंग की कुछ जगह नज़र आया, लेकिन हमने उसको रेक्टिफाई किया और उसके बाद पानी वहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं होता। सलमान पारस वाला जो कंपोनेंट है अभी वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ, उससे कंप्लीट होना है। कुछ कंपोनेंट जो हमारा रहता है उसमें सलमान पारस भी एक कंपोनेंट है जो थोड़ा सा रहता है, तो इंशाल्लाह ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। वो आपने देखी हैं जी वो जी, मुझे चीज़ें? मैंने विजिट की। यहाँ पे एक और मसला है, मंगला डैम के जो रेड जोन के अंदर इलीगल जो क्रश प्लांट्स हैं वो वर्किंग में रहते हैं। अभी एक्शन होता है, क्रैक डाउन होता है, फिर वो चलना शुरू हो जाते हैं। सुबह उनकी बिजली कटती है, शाम को बहाल हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम आपने विजिट कब किया होगा उसका, और मुझे आपकी तो अभी लास्ट, 1 महीना पहले धमकी मिली है उनकी तरफ से। मैं वही आपको कह रहा हूँ। बात ये है कि जिस टाइम मुझे आए हुए यहाँ पे 10 महीने हो चुके हैं और मुझे आते साथ ये इशू फेस करना पड़ा कि यहाँ पे ये काम चल रहा है। ये समझना ज़रूरी है कि मंगला डैम वापडा की तरफ से एक लेटर इशू हुआ जिसमें बताया गया कि 20 किलोमीटर मंगला डैम के स्पिलवे से नीचे डाउनफ्लो की तरफ 20 किलोमीटर, जो कि उनकी हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने डिटर्मिन किया कि कहाँ पे वो रेड लाइन ड्रॉ होती है। हमारी 3 दफ़ा टीमें गईं, एडीसीआर उसको हेड करी थी, एसी झेलम साथ गए और तमाम हमारे माइंस एंड मिनरल्स और ईपी का डिपार्टमेंट गया। हमने बाकायदा वहाँ पे जाके मार्किंग की। हमें पता चल गया कि इसके अंदर कौन से वो 7 क्रश प्लांट्स हैं जो उसके अंदर फॉल करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि 2 किस्म के आपको एनओसी मिल रहे होते हैं। एक ये माइंस एंड मिनरल्स का कि ये ब्लॉक है जहाँ से आप एक्सकवेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? वो एरिया मुकर्रर किया जाता है जो माइन एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट मुकर्रर करता है कि ये ब्लॉक है जहाँ से आप एक्सकवेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टोन क्रश एक अलहदा प्रोसेस है पूरा। माइन एक बंदा जीतता है, फॉर एग्जांपल माइन मैंने जीत ली और मैंने स्टोन क्रश का काम आपको दे दिया कि आप अपना स्टोन क्रश लगाएं और एक्सकवेट कर लें। हो ये रहा था कि मुझे अगर ये ब्लॉक मिला हुआ है, मैं एक्सकवेशन किसी और जगह से कर रहा हूँ। हमने इस चीज़ को चेक रखना था। अब स्टोन क्रश जो था ना वो रेड जोन के अंदर लगा था। वो कह तो ये रहा था कि मैं एक्सकवेशन अपने ब्लॉक के अंदर से ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मशीनरी जो है ना रेड जोन के अंदर लगी हुई है। हमने कहा ठीक है, आपने लॉजिक के लिहाज से तो बात ठीक की, लेकिन मेरा चेक रखना आपके ऊपर मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप पत्थर कहाँ से उठा रहे हैं। हमें तो और 100 काम करने हैं। तो रात के टाइम पे आप पे नज़र कौन रखेगा? दिन के टाइम पे हर वक्त कौन सा बंदा खड़ा रहेगा, देखेगा कि ठीक जगह से स्टोन क्रश काम कर रहा है, एक्सकवेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसीलिए हमने ये इरादा किया कि रेड जोन के अंदर कोई भी स्टोन क्रश की मशीन लगेगी ही नहीं सिरे से। 7 जो लगे हुए थे उनमें से 5 डिसमेंटल ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 ने ट्रिब्यूनल के पास या कोर्ट के पास अपील की हुई है कि हमें यहाँ पे लगा रहना दें, लेकिन हमने उनकी एनओसी कैंसिल कर दी है। तो इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है वो सिर्फ बंद मशीनरी नज़र आ रही है या वो जगह नज़र आ रही है जहाँ से मशीनरी हटा दी गई है। उनका मलबा भी उनको उठाने का मौका नहीं दिया गया। वो सारी की जगह इस वक्त एज ऑफ नाउ क्लोज्ड है। लास्ट इसके ऊपर सर्वे भी हुआ और लास्ट इस पर चेकिंग भी की गई और इस वक्त एज ऑफ नाउ वहाँ पे स्टोन क्रश का काम नहीं हो रहा। अब मुझे ये पूरा अंदाज़ा है, उनके ऊपर एफआईआर्स भी दी गई मिनरल डिपार्टमेंट्स की तरफ से, लेकिन अभी भी रात को वहाँ पे अगर माइनिंग होती हुई हो तो क्या एक्शन होगा? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि जो 15 फरवरी को उनके एनओसी रिन्यू होने थे, उनका 3 साल का पीरियड 15 फरवरी 2026 में कंप्लीट हो गया। उससे पहले वो कोर्ट गए, ट्रिब्यूनल गए कि नहीं हमें चलने दें। उनको एक टेम्परेरी स्टे भी मिल गया जिसकी वजह से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रिन्यूअल के लिए आया तो हमने रिन्यूअल उनका नहीं होने दिया। तो इस वक्त जो काम करेगा वो सिर्फ एनओसी के मुताबिक करेगा, एनओसी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। हम गाड़ियाँ इम्पाउंड भी करते हैं, हम एफआईआर भी करते हैं, हम मशीनरी को भी कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। और लेटली अगर आप देखें पिछले 3-4 महीने में एक्टिविटी बहुत ड्रास्टिकली के नीचे आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि रात को कोई चोरी छुपे करने की कोशिश नहीं करता होगा। जब भी वो करेगा उसके ऊपर हैवी फाइन भी इम्पोज होगा, एफआईआर भी होगी और उसकी मशीनरी भी कॉन्फिस्केट होगी। उनके जो सामान ले जाने वाले डंपर हैं
वो तो मुझे किसी वक्त लगता है वो डीसी साहब से भी ऊपर के लोग हैं और डीपीओ साहब के भी, कि उन्हें जब मना किया गया है वो सिविल लाइन से ना गुजरें। अभी 3 दिन पहले की बात है, जिस सड़क से आप ऑफिस आते हैं वहां पे एक डंपर उल्टा हुआ था बजरी का, आपने देखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता नहीं ना देखो। देखिए, बात फिर वही है कि जो ख़राब पड़ा हुआ था, हमारा ऑलरेडी वासा का अपना काम भी लगा हुआ है। जब वासा ने अपना मटेरियल, आपको अब ये नहीं पता कि वो मटेरियल कहाँ से आ रहा है और किस मकसद के लिए जा रहा है। इस वक्त हमारा वासा की बड़ी स्कीम्स भी लगी हुई हैं जो कि मेन शहर के अंदर लगी हुई हैं, उनको भी मटेरियल प्रोवाइड करना है, लेकिन वो उस जगह से ज़रूरी नहीं साइड से आ रहा हो, क्योंकि आप रात को अगर उठ जाएं, मैं आपके घर के बाहर आ जाता हूँ 11-12 बजे के बाद, मैं आपको इतने डंपर्स दिखा दूंगा, आप खुश हो जाएंगे देखकर, जो गुजरते हैं सिविल लाइन से आप किस दिन की बात कर रहे हैं? रोजाना। नहीं, आपको मैं रोजाना डंपर मुझे मिल आप जाते मुझे हैं। लेटेस्ट बात बताएं ना। आप मुझे 3 महीने पहले बिल्कुल होता था। नहीं नहीं, मैं अभी की बता रहा हूँ, वो 3 महीने पहले तो बहुत पुरानी बात है। आज रात को हम खड़े हो जाते हैं, हमें डंपर मिल जाएगा। ठीक है, आप खड़े हो जाए मेरे साथ। दूसरी बात ये कि हमने 3 दफ़ा रास्ता चेंज किया। हमने चक दौलत का रास्ता बंद किया, हमने अवाना वाला खोला, हमने उनके लिए रिवर झेलम के साथ साथ सड़क एक्स्ट्रा बनवाई, उन्हीं ने अपने पैसों से बनवाई। 16 किलोमीटर की रोड बनी ताकि वो दीना बाईपास पे उतरें और वहाँ से मूव करें। आप स्टोन क्रश वालों से जाके बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, और वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि वो तकलीफ में है कि नहीं। नहीं, वो तो मेरा काम, मैं आपको बता दूं, मेरा काम ये है कि बिज़नेस लीगली चले और उस पे लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि ये जो बिज़नेस चल रहा है इस पे गवर्नमेंट बाकायदा एक प्रोसीजर के थ्रू उनको इजाज़त दे रही है। उस इजाज़त में जो भी क्रश का काम होना है, जिधर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है पाकिस्तान में, उधर यहाँ से क्रश इस्तेमाल होना है। चाहे वो गुजरात में काम हो रहा है, झेलम शहर में हो रहा है, गुजर खान में हो रहा है, जहाँ से मटेरियल जाना है उसने यहाँ से अगर जाना है तो हम उसको परमिशन देते हैं, क्योंकि वो लीज़ जब उसने जीती तो वो गवर्नमेंट को उसकी बाकायदा फ़ी जमा करा रहा है। हमने पिछले 1 साल में जो मेरे पास लास्ट फिगर है, हमने 90 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को जनरेट करके दिए हैं इसी एक्टिविटी के थ्रू। इन्हीं लोगों ने जिनने लीज़ जमा की, हमने गवर्नमेंट के अकाउंट में 90 करोड़ रुपये जमा करवाया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हमने गवर्नमेंट की फंडिंग भी कलेक्ट करनी है और लीगली उनसे काम भी लेना है। इलीगल काम अलावा हम नहीं करेंगे। एक पूरा गांव अवाना, तासा, बोकन, गुम्मन, आड़ा, ये उस सड़क पे गांव हैं जो सारे हार गए और ये डंपर वाले जीत गए। वो अवाना वाले रूट पे जो मामला रहा, मैं उधर खड़ा था, इंटरव्यू कर रहा था, मेरे पास वीडियो भी पड़ी होगी। एक डंपर है, वो सामने छत के साथ ही टकरा गया, उनका पूरा शेड जो है वो गिर गया, दीवारों में दरारें आ गई हैं। उन्हें क्यों नहीं, वो दरिया वाला रूट क्यों नहीं उनका पक्का हो रहा? दीवार वाला जो आप दरिया वाले की बात करें, दरिया वाला रूट इसलिए बंद किया गया था क्योंकि इरसा हमारा एक इदारा है जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। जब भी मानसून होता है तो वापडा और मंगला डैम अपने डैम को मैक्सिमम भरने की कोशिश करते हैं, ताकि जब ड्रॉट का सीज़न हो, जब बारिशें ना हो रही हों, तब इरसा डिपार्टमेंट बाकायदा एक लेटर इशू करता है कि आप इतना पानी छोड़ दें। जब पानी छोड़ा जाता है तो ज़ाहिर बात है आपका डाउन स्ट्रीम पानी लेवल इंक्रीज़ करता है। उस दौरान जो डंपर्स का रास्ता था वो पानी के नीचे आ गया। अभी मानसून है, फिर वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ हुआ है। अवाना वाला तो रास्ता खुला ही तब जब उनका पानी दरिया बुर्द हो गया। तो वो बंद उसमें, हुआ था। जी बिल्कुल, तब खुला गया। अभी फिर वो चला जाएंगे उधर? जैसे ही वो पानी रिसीड करेगा हम वापस शिफ्ट कर देंगे। मतलब मुझे तो ये इंश्योर करना है कि आबादी को नुकसान ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। उनने तो अपने जेब से वो खर्चा करके बनाया था रास्ता। हम तो चाह ही रहे थे कि वो दरिया के साथ साथ चलें ताकि किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, खत्म ही हो जाए ये मसला, मसला ही ख़त्म हो जाए। वो बड़ी रोड लें। और लेकिन ना, पहले आप वही वाली बता रहा हूँ कि बंद के ऊपर से भी चलते रहे, वो बंद कर दिया। चक दौलत से जाते रहे, चक दौलत के लोग मेरे पास आए, मैंने बंद करवा दिया रास्ता। मुझे बताएं कि कौन से लोग कब मेरे पास आए और उनका मसला हल नहीं हुआ। अवाना वाला बिल्कुल वो एक हमारे गवर्नमेंट का लैंड है, वो प्राइवेट लैंड नहीं है। प्राइवेट लैंड में ज़्यादा मसला आता है जब लोग कहते हैं कि रास्ता हमारा है, ठीक है, वो बंद कर देते हैं। जो सरकारी रास्ता है, सरकारी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और लोगों के साथ ही बैठ के फैसला हुआ कि किस टाइम पे वो चल सकता है। तो हमने मशावरत के साथ ही करना है, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं की जा रही। जहाँ पे हमें लगता है कि कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, वहाँ सख्ती ज़रूर की गई है। मैं एक वीडियो देखता हूँ, आपके असिस्टेंट कमिश्नर हैं दीना वाले, वो एक जर्नलिस्ट को कहते हैं कि मैं तुम पे पर्चा दूंगा, तुम ये खबर चलाओगे, मैं तुम पे पर्चा। क्या है कि असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह थ्रेट करना चाहिए जर्नलिस्ट देखिए, को? मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करता। आपका राइट है, आपने आके इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की और मुझे नहीं पता था क्या सवाल पूछना, और आपको अलाउड है पूछना। हाँ जी, आप रिप्रेजेंट करें लोगों को। बिल्कुल। मेरा राइट है कि मैं ऑब्वियसली आपको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये आपका राइट है कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, क्योंकि ये ऑफिस एक गवर्नमेंट ऑफिस है और हम अक्सर कहते हैं कि ग्लास बिल्डिंग की तरह है। जो दफ्तर में हो रहा होता है वो सबको पता होता है, जो चीज़ें इश्यूज़ हो रही होती हैं, जो अफसर कर रहा होता है वो सबको नज़र में आ रहा होता है। तो ये आपका राइट है, और असिस्टेंट कमिश्नर जो किया गलत किया और वो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि किसी चीज़ को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नो कि उससे पहले क्या बात की गई। मुझे नहीं पता कि क्या कितनी तलखलामी की गई, किसने किस तरह मिसबिहेव किया, कि हम सिर्फ एक क्लिप बीच में से उठा के बोलेंगे ये उसने किया।
तो क्या उससे पहले हमें पता है कि क्या बात हुई थी? आई डोंट नो। लेकिन जहाँ तक आप ये बात करें, अगर उसने सिर्फ ये बोल दिया कि मैं तुम पे एफआईआर करूंगा, तो ऑब्वियसली थ्रेट करना गलत बात है, किसी को भी करना, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या आम शहरी हो, वो गलत होगा। यहाँ पे अभी हम वीडियोस देखते हैं, इंक्रोचमेंट प्रोग्राम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। कोई रेडी वाला चावल बेच रहा है, उसकी रेडी तोड़ दी जा रही है, फ़ौरन ही मौके पे एक्शन हो रहा है। फ्रूट वाला, उसकी रेडी को उलट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंक्रोचमेंट के नाम की तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। हमारे पास ये सिटी हाउसिंग है जिनका 4500 कनाल का एनओसी पास है गवर्नमेंट की तरफ से सैटेलाइट टाउन के नाम पर, लेकिन अभी वो हज़ारों कनाल पर फैल गया और नाम भी सिटी हाउसिंग कर दिया है। वहाँ पे क्यों नहीं ये काम किया देखिए, जा दो रहा? किस्म की इंक्रोचमेंट्स हैं, एक जिसको हम टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कहते हैं और एक इसको हम कहते हैं परमानेंट इंक्रोचमेंट। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, रेडी वगैरह। अब रेडी के केस में आपको पता है कि सीएम की डायरेक्शंस पे मल्टीपल हमने टेंडर लगाए और हमने रेडी बाज़ार बाकायदा बनाए। ज़्यादा में बना हुआ है, शानदार चौक में बना हुआ है, मेन जीटी रोड के ऊपर आपको दीना में भी नज़र आता है, मेन जीटी रोड के ऊपर आपको सुहावा में भी नज़र आता है। तो हमने बाकायदा एक यूनिफाइड स्टैंडर्डाइज अच्छी क्वालिटी की रेडियाँ बनाई, जो कि हमने बैलेटिंग के थ्रू जिनका राइट बनता था उनको दे दी। अगर हम आप भी इसी शहर में रहते हैं, आप भी इसी सड़कों से गुजरते हैं, अगर हर सड़क पे रेडी अलाउ हो जाए तो वो देखने में कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल हमदर्दी है गरीबों से और मैं कभी भी नहीं चाहता कि उनकी रोज़गार को असर पड़े। इसीलिए हम ज़्यादा सख्ती नहीं करते। हम फ़ाइन की हद तक सख्ती थोड़ी बहुत करते हैं ताकि जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना करे। लेकिन हम 3 दफ़ा वार्निंग देते हैं कि आपको एक दफ़ा फ़ाइन किया आप बाज़ नहीं आए, आपको दूसरी दफ़ा फ़ाइन किया आप बाज़ नहीं आए, तीसरी दफ़ा फिर हमारा राइट बनता है कि हम आपकी रेडी को लॉक कर लें या इम्पाउंड कर लें। ये हो गई आपकी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की बात। जहाँ तक सिटी हाउसिंग की बात है, आप ठीक कह रहे हैं। जो एलओपी मंजूर हुआ हुआ है वो 4500 कनाल्स का रफली ही हुआ हुआ है। वो सैटेलाइट टाउन के नाम से ही हुआ हुआ था। वो आज से 15 साल पहले उनको एनओसी मिला था। इसमें जब इशू आता है, कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सिटी हाउसिंग ने गलती की और उनने एक थर्ड पार्टी को घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया। उस बंदे ने अपना घर बना दिया। अब उसको नहीं पता कि एनओसी अप्रूव्ड है कि नहीं, ठीक है। अब मैं अगर जाके उसका घर गिराऊंगा तो सिटी हाउसिंग को तो नुकसान नहीं हुआ, वो तो उस बंदे को हुआ, चाहे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, चाहे वो किसी भी पेशे से काम रखता है, और उसने अपनी जमा पूंजी लगा के घर बनाया और मैंने जाके गिरा दिया कि इंक्रोचमेंट है। उसका एक बाकायदा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये है कि एक और हाउसिंग सोसाइटी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके अगेंस्ट हमने प्रोसीड किया। हमने बाकायदा लिखा नैब को हमने मेंशन किया कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, इनने फाइलें बेची हैं गलत। और हमने फाइनली जब वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, जिसमें 100 एप्लीकेशंस हैं और 50 करोड़ रुपए ज़्यादा का नुकसान हुआ है, वो हमने केस मूव कर दिया और नैब ने उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर दी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप यूजुअली उस चीज़ पे आपको हाथ डालना चाहिए ताकि आप उसको एंड तक लेके जा सकें। ताकि अगर मकसद ये है कि सिटी हाउसिंग अगर इलीगल काम कर रहा है, तो अगर मैं उसको सिर्फ आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सील करता हूँ, तो उसका नुकसान ही है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। तब भी एलिगेशन ये होगी कि इनने कोई अपना फ़ायदा देखना था या किसी ऑफिसर ने अपने आप को देखना था, तब ये काम किया। जब खुलता है तो कहा जाता है डील हो गई है। एग्जैक्टली मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ताकि प्यूनिटिव एक्शन लें, मेरे प्यूनिटिव एक्शन लेने का मकसद ये होना चाहिए कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको उनकी फाइलें मिल जाएँ, या उनको अलॉटमेंट नहीं हुई या उनको पोजेसन नहीं मिला हुआ तो उनको पोजेसन मिल जाए। तो मकसद ये है कि हमने उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की हुई भी है और ऑलरेडी ऑनगोइंग वर्किंग है। जब एक्शन होगा तब आपको नज़र भी आएगा, तब आपको उसका रिजल्ट भी नज़र आएगा। आप तो ये पता ना, उधर डेवलपमेंट का काम चल रहा है किसी न किसी एरिया में, वहाँ पे जो उन्होंने पोल नस्ब की हैं वो प्रॉपर्टियाँ सिटी हाउसिंग की, उन्हें क्यों नहीं गिराया जाता? उनके दरवाजे को क्यों नहीं गिराया सॉरी, जाता? कौन सा पोल की बात करें? जो वो लाइट पोल लगाते हैं, जनरेटर्स लगाते हैं, मीटर लग रहे हैं, अब वहाँ पे वो अपना बिजली दे रही है, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं रोका जाता? जब ये रुकेगा तो आप कह रहे हैं कि ये इलीगल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन उसके ऊपर ये उनको बिजली क्यों मिल रही है? उनकी जो नया डेवलपमेंट का काम है वो रुक क्यों नहीं रहा? वहाँ पे वो जब नई इंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं, उन्हें रोका क्यों नहीं जा देखें रहा? जी, मैं अभी दोबारा जब लेटली कोई आज से 45 डेज़ पहले, 2 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट रन किया गया कि हम कोई नया लॉन्च करने वाले हैं, तब हमने अपने पेज से, ऑफिशियल पेज से बताया गया कि इन इदारों को, इन सोसाइटीज़ को एनओसी हासिल है, उनको मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, काइंडली आप हमसे चेक करके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप खुद इन्वेस्ट कर लें, जबकि हम अपने ऑफिशियल पेज में आपको बार बार बता रहे हैं कि कितने एरिया का एनओसी मिला हुआ है, कितने का नहीं मिला हुआ, कितनों पे अलाउड है, कितनों पे नहीं अलाउड, और आप जाके इन्वेस्टमेंट करें और फिर हमें बताया जाए कि गलती हो गई है। जहाँ तक आप कह रहे हैं, पिछले काफ़ी अरसे से, एटलीस्ट 6 मंथ से नई डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा चेक रखा जा रहा है।
हमने पर्टिकुलरली उनको नोटिस सर्व कर दिए हैं, वार्निंग्स इशू की हुई हैं कि हम आप पे नज़र रख रहे हैं। और अभी हमने दोबारा एक सर्वे शुरू किया हुआ है देखने के लिए कि कितने का एनओसी था और कितने पे आपने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। ऑलरेडी उसकी ब्रीफिंग वगैरह हमारी तैयार हुई हुई है, हमने उसके ऊपर एक्शन लेना है। हमारे शहर में काफ़ी सारे पटवारी हैं ऐसे जिनके ऊपर एंटी करप्शन के केसेस चल रहे हैं। एंटी करप्शन का एक स्टाइल है अरेस्ट करने का कि वो एविडेंस के रेड हैंडेड गिरफ्तार करते हैं। मार्क वाले नोट जो हैं वो होते हैं और साथ में वीडियो बन रही होती है, फिर वो बेल हो जाती है, केस चलता है ट्रायल, उतनी देर में वो शख्स किसी की सिफारिश करा के बहाल हो जाता है, वापस अपनी नौकरी पे आ जाता है। एक करप्ट बंदे की सिस्टम में क्या जगह है? सिस्टम में बिल्कुल करप्ट बनने की जगह नहीं है, लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो आपने प्रोसेस की बात की है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए भी, किसी भी सरकारी बंदे के लिए उस प्रोसेस का पूरा रन करना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा एक्शन मैंने पहले अपनी पोस्टिंग्स में देखी जहाँ पे मैं भी नया था, प्रोसेस मैंने ठीक रन नहीं किया, उसका एडवांटेज उठाते हुए वो बहाल होके वापस आ गया, चाहे वो ट्रिब्यूनल से आया चाहे वो कोर्ट से आया, क्योंकि उसका हक था, उसने अपील की, वो वापस आ गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोसीजर को, प्रोसेस को पूरा फॉलो करना। मेरे पास अपने ज़ाती ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मैंने 4 पटवारियों को पहले अपनी एक पोस्टिंग में वहाँ से उनको परमानेंटली डिसमिस कर दिया सर्विस से, और वो आज तक वापस नहीं आ सके। उसमें हमने पेशेंस का मुज़ाहरा किया, हमने कानून का हवाला लिया, हमने रन किया कि हमने उसको नोटिस सर्व किया है, शो कॉज हुआ है, उसकी पर्सनल हियरिंग हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद हमने जब पूरे केस बना के डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का केस बनाया तो वापस नहीं आ सका। जितने केसेस आपको बहाली के नज़र आएंगे उसमें यूजली केस ये होता है कि सिफारिश का एलिमेंट कम और उसमें प्रोसेस में स्टेप को मिस करने की वजह से होता है कि कोई ना कोई ऐसी गलती हुई होती है जिसमें लीगल चीज़ स्किप हुई हो कि उसके बहाने से वो वापस आ जाता। तो सिस्टम में करप्ट बनने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। 1% के नाम से एक टैक्स लिया जा रहा है तहसील ऑफिस में, आपको वीडियोस भी मिल जाती होंगी, सवाल भी आपसे हुआ होगा, वो क्यों नहीं रोक पा रहे आप? हम लोग पिछले, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, मैं विलिंगली आपके साथ अपने पूरे जो 10 महीने में जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुए हैं वो सब की लिस्ट दे देता हूँ। कोई भी बंदा 3 से 4 महीने ज़्यादा एक सीट पे नहीं रहता। जब भी कंप्लेंट आई है आप उठा के देखें, क्या तहसीलदार सरेंडर नहीं हुए, क्या नायब तहसीलदार सरेंडर नहीं हुए, क्या कोई और अफसर सरेंडर नहीं हुआ। हमने सरेंडर किए हैं कि ये लोग इस ज़िले में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ये काम ठीक नहीं कर रहे, चाहे वो अटेंडेंस का मसला हो, चाहे कि लोगों की कंप्लेंट हो, चाहे वो किसी किस्म की फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का मसला हो। ऐसा हम जब भी लगाएंगे वो महीने 2 महीने बाद हमें अगर कंप्लेंट आती है हम उसको रिमूव कर देते हैं। हर बंदे पे सिंगल हैंडेडली पैरा देना मुश्किल काम है। मैं इतना जुमेरात आसान वाले है। दिन एक अजीज़ है उनकी रजिस्ट्री के लिए वहाँ पे चला गया, वो मुझे कह रहे थे आप हमारे साथ चलें, तो वहाँ पे मुहर्रर है आपके, शायद गालबन शहजाद नाम है। तो उन्होंने मेरी एक ऑब्जेक्शन लगाया, तो वो दूसरा दोस्त है मेरा, वो कहता है पैसे दो ये हल हो जाएगा। मैं कितने पैसों से हल हो जाएगा? ये बात करते करते उन्होंने सुन ली और इस बात से वो नला हो गए। कहते हैं कि हम रिश्वत लेते हैं तुम लोगों को देने के लिए। मैं हल्फन ये बता सकता हूँ कि हमने 1 रुपया भी पूरी ज़िंदगी में किसी से हराम का नहीं लिया। क्या आप सबके बिहाफ पे बात कर सकते हैं? मैं सबके बेहद पे नहीं कर सकता, मैं अपना कह सकता हूँ, लेकिन मैं उस बात को, वो मैं भी, आवाज़ें मेरे बुलंद कह रहे हैं, जहाँ तक आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप ज़्यादा शायद मेरे पास हो। वो शहजाद साहब मुझे आवाज़ें बुलंद कहते हैं, मैं लेता हूँ आगे देने के लिए। वो फिर आगे क्या तहसीलदार के पास जाती हैं या आपके पास आता है वो पैसा? देखिए, ये चेक करना तो बड़ा आसान है आपके लिए। मतलब आपके पास पूरा मेरा स्टाफ मौजूद है, मेरे नायब कासिद से लेके मेरा पीएस तक, हर कोई जो भी मेरे से इंटरेक्ट करता है। आपके पास परमिशन है, आप लोकल हैं, मैं तो लोकल भी नहीं हूँ। जितना आप इंट्रेंस्ड होता हूँ तो मैं इंट्रेंस्ड ही नहीं हूँ। जब भी हमें कंप्लेंट आई है और जहाँ पे भी गलती हुई हमने उसके ऊपर एक्शन लिया। अगर कोई रजिस्ट्री मुहर्रर, कोई पटवारी, जब भी कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है जहाँ पे हमारे पास विजिबल एविडेंस हो, बहुत दफ़ा मेरे पास ऐसा केस हुआ है कि कंप्लेनेंट ने खुद ही एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। मैंने जबकि कंप्लेनेंट को बोला, और एक पुलिस का सीनियर बंदा था, ठीक है ना, एसएचओ था, उसने मुझे बोला कि मैं कंप्लेंट पे खड़ा रहूँगा। मैंने कहा एसएचओ साहब, आप कंप्लेंट कर रहे हैं और हम एक्शन लेंगे, लेकिन काइंडली आखिरी मिनट में मुकरना नहीं। और वही हुआ। क्यों होता है ऐसा? ताल्लुकदारियाँ, शहर छोटा बस है। बात यही है। अगर आपने स्टैंड लेना ही है तो फिर सही तरह खड़े हों, फिर भागने की ज़रूरत क्या है? फिर ताल्लुक किधर आ गया बीच में? अगर आप हक के लिए खड़े होते हैं और सच्चाई की बात करते हैं तो फिर खड़े रहें। मतलब अगर पुलिस वाले नहीं खड़े हो रहे तो फिर कौन खड़ा होगा? मेरा कहने का मकसद ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात भी नहीं है ना। एक एग्जांपल है, वो बाहर के किसी और ज़िले के थे, मेरे पास आके बैठे कि मैं पुलिस में एक और ज़िले में काम कर रहा हूँ और मेरे साथ ये हुआ। मैंने कहा आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, एक आम बंदा तो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कल को दोबारा उसका पटवारी से काम पड़ जाएगा, दोबारा रजिस्ट्री मोहर के पास जाना होगा, इलाके में रहता है। आप तो बाहर से आए हैं, आप तो खड़े हो सकते हैं।
मुझे महीने बाद जब इंक्वायरी रिपोर्ट हुई, मुझे इंक्वायरी अफसर ने कहा कि सर वो तो बैक ऑफ कर गए। कहने का मकसद ये है सर, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि हर बंदे पे मैं पहरा नहीं रह सकता, लेकिन मैं ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो भी बंदा जा रहा हो, चाहे वो जिधर का भी है, झेलम का है, और उससे नाजायज़ तरीके से पैसे एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हो। मेरा मैं काम है निशानदेही उसके ऊपर करूं, एक्शन मैं लेना। आपसे निशानदेही करूं, आप मुझे ये वादा देते हैं कि विद इन डे उस पर एक्शन होगा? आप मुझे निशानदेही दें और एक्शन ना हो, फिर आप मुझे गिला कर सकते हैं। ये वादा दें आप, मैं एक दिन में एक्शन आपको होगा। ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल होगा, और कब नहीं हुआ मुझे बताएं। जहाँ पे लोगों ने मुझे रिटर्न, और मैं उनको जानता भी नहीं था, उन्होंने आके मुझे कंप्लेंट किया, मैंने साइड पे रख दिया कि ये पहली कंप्लेंट है, मुझे चेक करने दें। दूसरा बंदा आया, उसने कंप्लेंट की, दोबारा किसी का नाम लिया, मैंने कहा ठीक है। अब उसका मतलब है बार बार किसी कंप्लेंट आ रही है, फिर मैंने अपने तरीके से थर्ड पर्सन से चेक करवाया। जब मुझे श्योर हो गया कि वाकई ऐसा है, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने या तो ज़िले से बाहर निकाल दिया या उस पर इंक्वायरी लगा के उस पर एक्शन दिया। मैंने एक पटवारी साहब के साथ बैठा हूँ, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो कहते हैं कि मुझे बताओ मैं पैसे कैसे ना लूं, ये जो बिल्डिंग मेरे पास है ये प्राइवेट है, इसका मैं किराया देता हूँ, ये जो पेपर यूज करूँ मैंने अपनी जेब से लाए हुए हैं, ये 2 लोग जो मैंने बिठाए हुए हैं, मेरे पे लोड इतना मैं अकेला कर ही नहीं सकता, तो क्यों नहीं आप उन्हें सरकारी बिल्डिंग प्रोवाइड करते, क्यों उन्हें वो पेपर नहीं मिलता? अब ये तो हर किसी के पास अपना प्रीटेक्स्ट है कि क्यों, कौन सा काम क्यों नहीं कर रहा। फिर तो हर कोई जवाब ढूंढ लेगा कि मेरे ये भी नहीं मिल रहा, तो मेरे पास फिर ये रास्ता है। लेट से मैं बोलता हूँ कि मेरी तनख्वाह कम है, तो उसका क्या मतलब है? कि उसका मतलब है मैं कुछ भी करना शुरू कर दूँ। हर एसी को, हर तहसीलदार को, हर पटवारी को अपने अकाउंट में उसकी तनख्वाह मिलती है, उसको अलहदा नॉन सैलरी बजट मिलता है, उसको सैलरी का बजट अलहदा मिलता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि उसके बिल्स, उसके जितने भी अखराजात हैं वो गवर्नमेंट पूरे नहीं करी। गवर्नमेंट बाकायदा सैलरी का और नॉन सैलरी का बजट एलोकेट करती है जो उनको मिलता है। ये कंप्लेंट ज़रूर आती है कभी कभी, लेट से बाकी डिपार्टमेंट से भी, कभी कभी पीओएल का शॉर्टेज होता है, लेकिन वो पेंडिंग लाइबिलिटी बन जाती है, वो गवर्नमेंट ने फिर उसको पे ऑफ करना होता है, उसमें डिले ज़रूर होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको नज़र आया कि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर गई। गवर्नमेंट ने हमेशा अपनी लाइबिलिटीज क्लियर की हैं, उसमें डिले ज़रूर आ जाता है कि अगर फाइनेंशियल एलोकेशन में मसला है तब। सिविल हॉस्पिटल पे कुछ चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है कि जब तक डीएमएस या सीओ साहब को कॉल ना की जाए वहाँ पे मरीज को देखा नहीं जाता। पेप्सी और केएफसी के बर्गर्स जो हैं डॉक्टर्स के कमरों में पड़े होते हैं। देखिए, पेप्सी और केएफसी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो अलाउड है, जिसने खाना है खा ले। अगर कोई मंगवा के अपने पैसों से खा रहा है तो आई डोंट थिंक इसमें इशू है। मरीज तड़प नहीं हो नहीं तो नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो मतलब मरीज़ तड़प रहे हो तो वो तो बहुत ज़्यादा जाती है कि मैं बोलूँ कि मरीज़ तड़प रहा है, वो अंदर जाके बर्गर खा रहा है। मैं इस बात की बात नहीं कर रहा कि आप बर्गर नहीं खाते, बिल्कुल खाता हूँ, तो आप जर्नल से आप बर्गर क्यों खाते हैं? लेकिन मैं प्रोग्राम के दौरान नहीं खा नहीं, मैं रहा वही है। कह रहा हूँ ना आपको, मैं वो बात को सेपरेट करना ज़रूरी है। अगर कोई प्राइवेट टाइम पे अपने ब्रेक टाइम पे कुछ खाना चाहता है तो उसका तो वो राइट है। ये कहना कि नहीं वो डॉक्टर है उसको तो बर्गर नहीं खाना चाहिए, अगर वो प्राइवेट टाइम पे कुछ खा रहा है, रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, उसका राइट है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मरीज़ जो है वो तकलीफ़ में है, या उसको अटेंडेंस नहीं मिल रही, या उसको तवज्जो नहीं मिल रही, ये गलत है। ठीक है। और ओवर टाइम हमारा मकसद ये है, इसीलिए असिस्टेंट कमिश्नर, एडीसीजी या डिप्टी कमिश्नर के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी तहसील के टीएचयूज़ के, आरएचसीज़ के, डीएचयूज़ के विज़िट करें। और हम करते हैं बाकायदा तौर पे, उसकी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ, सीएम साथ शेयर करते हैं कि बाकायदा तौर पे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हमेशा उसकी इम्प्रूवमेंट देखनी है। मेरी ये आपको राय होगी, मशवरा होगा कि अगर आप बोलें कि ड्रास्टिक चेंज ओवरनाइट हो जाए तो उस तरह नहीं होता। आपने देखना है कि लेट से आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले कैसा था, या आज से 10 दिन पहले कैसा था, क्या उसमें अब इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कंप्लेन आनी शुरू हुई कि हॉस्पिटल जो है वो साफ़ नहीं है। हमने पहले उसकी हफ्ते में 2 दफ़ा डीप क्लीनिंग की ऑर्डर की सीएम की डायरेक्शंस के ऊपर। वो तमाम अस्पताल हमारे हफ्ते में 2 दफ़ा डीप क्लीनिंग, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसके एक एक कोने के अंदर बाकायदा तौर पे टीमें लगें और उसकी सफाई सुथराई करें। सीएम को लगा कि ये चीज़ कम है क्योंकि फुटफॉल इतना है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं ख़ासतौर पर मंडे ट्यूसडे को, कि आपको हफ्ते में 2 दिन सफाई कम लग रही है। अब आपकी टीएचक्यू, आरएचसीज, मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक या डीएचयू की रोज़ की डीप क्लीनिंग होती है। अब आपको सफाई की निस्बतन जो जगह है, अस्पताल है, वो आपको पहले से बेहतर नज़र आएंगे। सिमिलरली जो टीचर्स की या फिर अस्पताल में पेशेंट्स की या कोई भी इदारा है, उसकी अटेंडेंस आपको पहले की निस्बतन बेहतर नज़र आएगी क्योंकि उसके ऊपर चेक इंक्रीज़ किया गया। क्योंकि अगर हमारे रिसेंटली अस्पताल में एक्शन लिया गया जहाँ पे हमें फ़ील हुआ कि अस्पताल का एसी ठीक तरह काम नहीं कर रहा, गर्मी थी, काम नहीं कर रहा था, एमएस सरेंडर हो गए, क्या एक्शन नहीं हुआ, सस्पेंड कर दिया गया उनको।
पहले एक दफ़ा इसी तरह एक्शन लिया गया कि वहाँ पे लगा कि सफाई सुथराई ठीक नहीं है, पेशेंट्स के लिए जो एक्सरे की मशीन में जो रील्स थी वो कम थी, एमएस को सस्पेंड कर दिया गया। और काफ़ी जगहों पे एसीज और एडीसी और डीसीज पे भी एक्शन लिया गया। जहाँ पे लगता है गवर्नमेंट को कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वहाँ पे उनको रिमूव कर दिया जाता। और बिल्कुल ठीक है, हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम आंसरेबल हैं और हमने इंश्योर करना है कि चीज़ें ठीक तरह चल रही हैं। बिहेवियर पे क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता? ये मेरे पास 2 बच्चे खड़े हैं, इसकी वालदा का हंस टूट गया और ये मुझे फ़ोन करके कहता है भाई सिविल हॉस्पिटल वाले मेरी ये माँ को मार देंगे, ये देख नहीं रहे। फिर मैं सीओ हेल्थ को कॉल करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट आदमी है, उन्हें करता हूँ। वो फिर आगे डीएमएस को कॉल करते हैं, डीएमएस भाग के इनकी वालदा के पास आता है, फिर रेलिवेंट डॉक्टर को दिखा के इनका इलाज होता है। उस बच्चे की वालदा की टांग काटी हुई है, वो डॉक्टर किन्जा हैं, उनके पास जाता है, वो उन्हें कहती हैं तो भाग, कितनी जल्दी हो तुम, इधर से चले जाओ। ये 2 लोग मैं आपके सामने इधर ये भी हैं और ये हल्फन बताएंगे, ठीक है? ये रवैया कब ठीक होगा? फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो कल्चरल चेंज है ना, वो टाइम लेता है ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि कल्चर चेंज नहीं होता, कल्चर है एक हर जगह का। अगर आप मोटरवे पुलिस को देखेंगे, जो मोटरवे पे काम कर रही है, वो फ़ाइन लगाती है लेकिन वो सख्ती नहीं करती ज़ुबान से, लेकिन वो आपको तकलीफ़ फ़ील करा देती है कि ये आपका 15,000 का या 20,000 का या आपकी एफआईआर होगी है, अब गाड़ी बंद होगी है। एक कल्चर है जगह का। सिमिलरली आपने रेस्क्यू 1122 की परफॉर्मेंस देखी होगी। रेस्क्यू 1122 24/7 आप उनका कंट्रोल रूम विजिट करें, सुबह से लेकर शाम तक लड़के लड़कियां बैठे होते हैं। आप जैसे ही उनको कॉल करेंगे, वो जितने जल्दी हो सकता है वो मौके पे पहुंचेंगे और फर्स्ट एड देनी है या जो भी एक्शन लेना है, वो एक इदारा है, उसका अपना कल्चर है, वो बन चुका है। ओवर टाइम चीज़ें ठीक होती हैं। जो आप कह रहे हैं बिहेवियर पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप ऐसी फील्ड में एंटर हुए हैं जहाँ पे आपका काम है लोगों के साथ प्यार से बात करना, नरमी से बात करना, उनका ख्याल रखना। अगर आप किसी भी दिन मंडे वाले दिन, ख़ास तौर पे ट्यूसडे वाले दिन डीएचक्यू जाएंगे तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतना रश होता है। क्योंकि हमारा जो सिविल अस्पताल है वो सिर्फ झेलम के पेशेंट्स को नहीं देख रहा होता, वो गुजर खान, मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, जो जिनको जहाँ से करीब पड़ता है कि उनकी पेरिफेरी बनती है, उनका नेबरहुड बनता है, तो यहाँ आते। तो इस पे भी हम एक्शन लेते हैं। हमें फ़ील होता है हम रात को बगैर ड्राइवर के खुद प्राइवेट गाड़ी में बैठ के भी खामोशी से चक्कर भी लगाते हैं, ताकि पता ना चले कि एसी या एडीसी या डीसी आया हुआ है, ताकि हम खामोशी से, ताकि हमें देख के ये ना हो कि कभी रवैया हमारे बदल साथ कर। चले चले हम आपको दिखाएं। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, आपके जाने से फिर शोर पड़ेगा कि आगे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमने उसकी जगह की इम्प्रूवमेंट करनी है। अब मैं सब मरीज बन के चलें, ठीक है, अल्लाह वाहिद जानता है। आप कानों को आप नहीं लगा नहीं, के हम वापस देखिए ना, आएंगे। अभी एक कंप्लेंट अक्सर आ रही है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वर्किंग शुरू की हुई है। पर्ची पे कंप्लेंट आ रही है, पार्किंग पे कंप्लेंट आ रही है, जिसका हमें ऑलरेडी लाइमलाइट में आ चुका है। अगर वो लाइमलाइट में आ गया, उस पर कार्रवाई करना, एक्शन लेना मैंडेटरी है हमारे लिए। सर उस मैं पे कहता हूँ डॉक्टर अंदर अच्छा बोल जाए, मुझे सही से देख दे। 2 टीके बाद फोन पे कर रहे होते हैं, इधर से हमारी बात सुन के 2 टीके लिख के देता है, उस तरह मेरा इलाज नहीं होगा। सही से मेरी बात सुने, मैं 100 रुपये पर्ची देने को तैयार हूँ। ठीक है, वहाँ पे बिहेवियर सर प्रॉब्लम है। एक दफा सर आप मरीज बनकर चले जाएं, ठीक है, मास्क लगाएं, गुलियां चेंज कर देखें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है जेल के अंदर कंप्यूटर लैब वाला, वो क्या है उसे जरा पूरी तरह से एक्सप्लेन करें, जिसमें वो कैदियों को क्या उसकी उनकी कैद में रिलीफ मिलेगा, नौकरियां आप कह रहे हैं कुछ ऑफर हो रही देखिए हैं जी, उसमें। आज से पहले 5-6 महीने पहले ये आइडिया कंसीव किया मैंने, और मेरा प्लान ये था कि मैंने विज़िट किया जेल का, तो मुझे फ़ील हुआ कि हमारे पास ऐसे कैदी हैं जो कि सीरियस या हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, खुदा न खासा किसी मर्डर या किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, और हमें पता है कि वो रिहा हो जाएंगे आज से 6 महीने बाद, 10 महीने बाद या साल बाद। हमारी हेल्थ का जो जेल की फैसिलिटी है, इसमें एक हमें रूम नज़र आया जो कि खाली था, बड़ा था। हमने जेल सुपरडेंट को ऑन बोर्ड किया, हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पे अगर लैब बना लें, कंप्यूटर लैब, और यहाँ के जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, उनको हम ऐसा कोर्स दें जिसके बाद उनका स्किल सेट बेहतर हो जाए। हमने एक इदारे को इन्वॉल्व किया सुफ़ा के नाम से, उन्होंने कहा कि हम आपका लैब बना देते हैं, और मैंने कहा कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर चाहिए है जो कि कंप्यूटर का वो हुनर सिखाए जो कि 6 महीने में उनको सर्टिफिकेशन मिल जाए। तो हमने आज से तकरीबन 2 महीने पहले वो लॉन्च किया। उसमें 10 कंप्यूटर्स हैं, और हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, डिपेंडिंग कि कौन सा कोर्स कराना है, हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जेल के अंदर जाता है। और इन कैदियों की जिनने हमने लिस्ट बनाई कि जो कि हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, वो 25 से 30 हैं, और उनकी बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारे फ़ायदेमंद में, ताकि हमें ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े। उनकी हमने ट्रेनिंग की, और हमने गूगल की या किसी और सर्टिफिकेशन इशू की, और असुफ़ा ने उनमें से 6 लोगों को आइडेंटिफाई किया कि वो 6 लोग हैं जो आज से लेट्स से 3 माह बाद या 4 माह बाद रिहा हो जाएंगे,
और हम इनको अपने ही इदारे में या किसी और इदारे में इनको नौकरी दे देंगे। तो हमारा मकसद ये है कि जो रिफॉर्मेशन का काम है, ये आपका ज़ाती आइडिया है? जी मेरा ज़ाती आइडिया था। बिल्कुल। मुझे ये फील होता है कि जब आप लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट देते हैं, जब आप उनको कोई ऐसा हुनर सिखा देते हैं या कोई ऐसी सलाहियत दे देते हैं कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सकता है, ताकि वो दोबारा इस जुर्म की तरफ ना जाए। हमें नहीं पता कि वो फ्यूचर में हमने उसको कौन से ऐसे जुर्म से बचा लिया जहाँ उसकी अपनी ज़िंदगी ख़राब होती, उसके पेरेंट्स को तकलीफ़ होती या माशरे में किसी बंदे को तकलीफ़ दे देता। तो हमने कोशिश ये की कि ऑल्दो इसका रिज़ल्ट स्लो है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बड़ा है, क्योंकि आपने इंडिविजुअल लेवल पे जाके काम किया। इस पे टाइम लगा, इस पे प्लानिंग लगी, इसमें अखराजात हुए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह हर साल हम ऐसे बहुत सारे कैदी जो हैं वो नौकरियों में उनको हम मेन स्ट्रीम में ला रहे उनकी हैं। जिंदगी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जीटी रोड के ऊपर हमारा जो ब्रिज है उससे लेके वहां तक वो प्रोग्राम चल रहा है, वो कब तक शुरू हो जाएगा, क्या हमने अंदाजा है? ऑलरेडी मानसून की वजह से उसमें काम रुका हुआ था। हमने झेलम ब्रिज को भी लाइट अप करना है, जो नया ब्रिज है, और हमने मॉडर्न बाजार तक, क्योंकि आपको नज़र आता है कि ये एरिया जहाँ पे पुल था और कैंट का एरिया था, यहाँ पे लाइट्स नहीं लगी हुई थी। तो ये क्योंकि रात के टाइम पे हादसे का भी ख़तरा होता था और देखने में बुरा लगता था। हमें उम्मीद है कि अगले 30 to 45 डेज़ में ये लाइट अप हो जाएगा इंशाल्लाह। चीजें तो ये हो जाएंगी, फिर वो उनकी मैनेजमेंट भी रहेगी, क्योंकि जी, ये जो जी, भी जी। सिविल लाइन पे लाइट्स हैं उनको आप देख ही रहे हैं। जी, ओवर टाइम जैसा मैंने बताया कि पहले की निस्बतन इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ लाइट्स भी काउंट करनी शुरू की हुई है। हमें पता होता है कि हमारा बेसलाइन डाटा क्या है। जिस तरह इस वक्त मुझे पता है कि आज सुबह जो शो हुआ, 547 स्ट्रीट लाइट्स डिफरेंट जगहों पे लगी हुई हैं, जिनको हमने फंक्शन रखना है। मसला तब आता है कि जब एक इदारे का और दूसरे इदारे का काम ओवरलैप कर रहा हो। जो आपका रोड बीच में से गुजर रहा है, जीटी रोड, ये सारा एनएचए का बनता है। एक इदारा दूसरे इदारे की हदूद में ख़र्चा नहीं कर सकता, इसको इनवैलिड चार्ज कहते हैं। ज़ाहिर बात है कि एक महकमा दूसरे महकमे के डोमेन में जब काम करेगा, वो क्यों करेगा? आपको तो अलाउड ही नहीं दूसरी जगह पे काम करना। आप तब काम कर सकते हैं जब आपको एनओसी मिला हो। अभी रिसेंटली हमने एक एक्सरसाइज रन की है, हमने एनओसी के लिए एनएचए को भी लिखा है, और एनएचए की तरफ से भी हमें एक रिस्पॉन्स आया है कि कुछ पॉकेट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो है ना, वो बल्दिया उठा ले। तो गोइंग फॉरवर्ड जो आपके मेन शहर के एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजली का काम है, या झेलम सिटी है, दीना का आपको नज़र आता है, या सुहावा का नज़र आता है, या इवन पीरी खान नज़र आता है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह उसकी ओएनएम हम खुद करेंगे। यहाँ पे जो है साथ ही आप एक कोई हॉल है जिसको कराटे और बैडमिंटन में चेंज करने जा रहे हैं, वो कौन सा हॉल है और उसमें पहले क्या होता था? अच्छा, पहले ये बेसिकली ज़िला काउंसिल का, हमारी जहाँ दफ्तर है बल्दिया का, मेन सिविल लाइन रोड के ऊपर, तो एक यहाँ पे बड़ा हॉल है जो कि जब मैं आया तो एज ए स्टोर रूम काम करा था। मतलब उसमें हमारा काफ़ी मलबा पड़ा हुआ था, पुरानी जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं थी वो पड़ी हुई थी, तो काफ़ी गंदा हॉल था। तो जब मैंने विज़िट किया तो उससे कुछ अर्सा पहले मेरे पास बैडमिंटन एसोसिएशन आई थी कि उनको फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमें कोई हॉल दे दिया जाए। तो उनका ये आइडिया देखते हुए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मुझे फ़ील हुआ कि हमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हमने इस हॉल की रेनोवेशन शुरू की हुई है, 15 अगस्त को वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके नीचे एपॉक्सी आएगी। बैडमिंटन वाली हमें इनपुट देंगे कि लाइटें कहाँ लगानी है, कौन सा रंग करना है, वो हम बिल्कुल उसको ठीक करके, और वहाँ पे कराटे भी हो सकती है, बास्केटबॉल भी हो सकती है, और बैडमिंटन भी हो सकती है। तो हम ये फैसिलिटी जो है वो पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। और इस पे कोई टैक्स वगैरह भी होगा, कोई नहीं, फीस? हमारा कुछ टैक्स भी? का बिल्कुल प्लान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक आपके पास कार्ड ज़रूर होना चाहिए मेंबरशिप का, क्योंकि जब भी आपके पास कोई कार्ड होता है आपके वॉलेट में पड़ा हो, तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप होती है। आपको लगता है कि आप इसका हिस्सा है, तो उसका ख्याल रखना, उसको तरीके से इस्तेमाल करना। जब भी आप देखेंगे कोई चीज़ फ्री है तो आप फिर उसको फ्री के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप उसके मेंबर बन जाते हैं, बेशक महीने के 300 रुपये हो या 200 रुपये हो, तो ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होगी, और आप उसका क्लब का एक हिस्सा बन जाएंगे कि ये चीज़ आपकी है। लाइब्रेरी आपने अभी इन दिनों में एक जो है वो बनाई है, लेकिन इससे कबल भी आपने एक लाइब्रेरी बनाई थी, ओपन लाइब्रेरी के नाम से, शायद गवर्नमेंट स्कूल के करीब। वो उसके ऊपर भी जो अखराजात हुए हैं, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा है, और वो मुझे वो नज़र नहीं आई दोबारा। असल में हमें ये फील हुआ जब हमने ओपन लाइब्रेरी बनाई, और हमें ये लगा कि जब कोई भी बस शेल्टर पे इंतज़ार कर रहा है, और चाहे वो स्टूडेंट है, कोई हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो किताब इस्तेमाल करें और उसको दोबारा वापस रख लें। लेकिन बुक्स हम रख रहे थे और वो बीच में से रिमूव हो रही थी बार बार, तो वो एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर आ रहा था, जिसकी वजह से वो इतना प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका। लेकिन जबकि उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, वो तो टोटल 50,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ होगा, सिर्फ रंग रोगन करके उसको ठीक किया था। लेकिन अगर वो लोग उसको अपना समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस तरह का नुकसान होता है। देखें, पाकिस्तानियों का पैसा है, चाहे वो 5 रुपए हैं, वो लगे और वो नुकसान हुए हैं। देखिए ना, एक बात हुई है कि आपने किस नीयत से किया।
किताबें रखी, लोगों के लिए रखी, लोगों के पैसों से रखी, और लोगों ने ही उसको इस्तेमाल करना था। अब ये जिम्मेदारी ना सिर्फ मेरी है बल्कि लोगों की भी है। जिस तरह गंदगी फेंकने की है, गंदगी उठाने की जिम्मेदारी मेरी भी है, लोगों की भी है। ये नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट गंद उठाएगी, गंद मैं फेंकूंगा। आदिल कहता है कि गंद मैं फेंका करूंगा, लेकिन काम है डीसी का उठाना। क्या इसकी सेंस बनती है? नहीं बनती। तो अगर मैंने किताबें रखी तो वो सबकी जिम्मेदारी है कि जो पढ़ रहा है उसको इसी तरह अच्छे तरीके से वापस रखे, ताकि अगला स्टूडेंट आके पढ़ ले उसको। लाजपत राय लाइब्रेरी, जो इकबाल लाइब्रेरी है हमारी, उस पर हमारा टोटल खर्चा 1 करोड़ रुपए का हुआ। ये म्यूनसिपल कमेटी के पास है, ये ज़मीन जो है औकाफ डिपार्टमेंट की है। म्यूनसिपल कमेटी ने सालाना लीज़ पे ली हुई है जगह। इस पे हमने जो खर्चे किए हैं उसका नया हमने कबर्ड्स बनाई हैं, नया फर्नीचर आया है, उसकी टाइल्स वगैरह हमने ठीक की हैं, पंखे सारे ठीक किए हैं, सारी जान से दीवारें टूटी हुई वो ठीक की, बाहर की पार्किंग को ठीक किया, जो लॉन्स हैं उनको ठीक किया, और एक थोड़ा सा फेज़ रहता है जिसमें हमने वॉशरूम को ठीक करना है। और इसके अलावा हमने जितनी आपको किताबें नज़र आ रही हैं इसमें मेजॉरिटी नई किताबें। हमारा मकसद यही है कि शहर की एक कदीम लाइब्रेरी जिसकी 90 ईयर्स की हिस्ट्री है, उसकी एक कमेटी बनाई गई, और उसमें हमने बुक कॉर्नर को ही बोला कि आप लीडरशिप रोल में आ जाएं, आप सामने आ जाएं। हम लोग लीडरशिप रोल में नहीं आना चाहते, हमारा काम एज अ गवर्नमेंट पीछे बैक एंड पे आपको सपोर्ट करना है, और जो भी प्राइवेट सिटीजन हैं वो इस कमेटी को चलाएं। आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई और वो हमारे एक और दोस्त हैं जज्बा न्यूज़ वाले, राहील, उनने इंटरेस्ट शो किया कि मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो भी इंटरेस्ट शो करता है, जो भी जज्बा शो करता है, जो भी हिम्मत शो करता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो या लाइब्रेरी हो। तो इस लाइब्रेरी के अंदर मेन मकसद ये है कि हर वक्त कोई ना कोई इवेंट हो रहा हो अदब से रिलेटेड, चाहे वो पोइट्री का है, नया बुक लॉन्च है, कोई भी नया इवेंट होना है जो कि लिटरेचर रिलेटेड है या पोइट्री रिलेटेड है, वो वहाँ पे होगा इंशाल्लाह। तो ये प्लान है उसका। अभी आपसे पहले भी एक डीसी साहब थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि ब्यूटिफिकेशन का वो प्रोजेक्ट था। एक कुछ ना स्टैंड्स नस्ब किए गए जिनमें ना गुलदान लगा के उनमें पौधे लगे हुए थे। अब वो स्टैंड तो उधर नजर आते हैं, उनके ऊपर भी पैसे लगे, जाहिर बात है वो भी पाकिस्तानियों का पैसा है। और अब वो वहाँ पे ना कोई गुलदान है ना कुछ, सिर्फ वो स्टैंड रह गए हैं। उन्हें भी पॉडरी जो है, चर्सी जो है, वो तोड़ तोड़ के लेके जा रहे हैं। मेरी आपसे वही है, अब जब आप चले जाएंगे ये लाइब्रेरी की हो सकता है ये किताबें रद्दी के हिसाब से नहीं, ये देखिए ना, हमने इसलिए ज़रूरी है कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अब इस जगह का क्या होगा। मैं दीना बाज़ार में खड़ा हुआ था, मुझसे आके आप ही की तरह एक भाई थे, उन्होंने पूछा कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है। मैंने कहा इस बाज़ार वालों की ज़िम्मेदारी है, ये बाज़ार के अंदर जो दुकानदार हैं सबकी ज़िम्मेदारी है ये। इसको साफ़ रखना, इसमें कोई चीज़ टूटे ना, इसके बेंचेस ठीक रहें, इसकी लाइटें कोई तोड़े ना। मेरी बाज़ार के सामने मुझे कंप्लेंट आई, मैं एबटाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर था, बाज़ार वाले आगे नाराज़ होके कि मेरे नाले के अंदर गंद पड़ा हुआ है, आपने नहीं उठाया। मेरा पहला सवाल था गंद फेंका किसने? मेरा काम है उठाना। ज़ाहिर बात है इवेंचुअली सबको जमा करके गंद किसी ना किसी जगह ठिकाने लगाना तो काम है। लेकिन सवाल ये है कि अगर लाइब्रेरी की कमेटी जो है, जो झेलम के लोगों की बनी हुई है, वो उसका ख्याल नहीं रख रही, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आसान नहीं है किसी और पे शिफ्ट कर देना। मेरा वन टाइम उस पर खर्चा करना और रिकरिंग खर्चा करना मेरा बिल्कुल काम है, मैं तो डिनाई कर ही नहीं रहा। चाहे वो गंद को उठाना है, चाहे वो आपने स्टैंड्स की बात की, स्टैंड में भी ये इशू आ रहा है। हमने गमले लगाए, हम सुबह आए गमले गायब, फिर हम गमले लगाए, सुबह आए गमले गायब। और ये 2-3 दफ़ा हुआ जब हमारा ई बसेस लॉन्च हो रही थी, हमने दोबारा लगाई। जहाँ पे गवर्नमेंट के गमले सेफ नहीं, वहाँ पे आम आदमी की चीजें कैसे सेफ होगी? ये पुलिस पे सवालिया निशान छोड़ रहे हैं आप। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए बात ये है कि ये एक बहुत डीप इशू है जिसको हम एक छोटे से इंटरव्यू में डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या इंडिविजुअल ने अपने पे चेक नहीं रखना? क्या मैं अपना जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैं आपको नुकसान ना दूँ या मैं आपकी मदद ना करूँ, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो? क्या ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मतलब आपने कितनी दफ़ा देखा होगा कि आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपके सामने वाली गाड़ी ने शीशा नीचे किया और शॉपर बाहर फेंका? बहुत दफ़ा देखा, बहुत दुख होता है मुझे। देखा ना? तो क्या वो गवर्नमेंट की गलती थी? तो इंडिविजुअल ने कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है ना। ये हर चीज़ क्या पुलिस पे डाल दें या एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल दें, इंडिविजुअल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज रज़ा, नॉट एज डीसी, कि मैं जब प्राइवेटली अपनी गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहा हूँ या एज ए डीसी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने जो खाया मैं एक शॉपर में डालूँ, मुझे करीबी जो डस्टबिन नजर आए मैं उसमें फेंक दूँ। आपको पता है च्युइंगम फेंकने में कितना फ़ाइन है सिंगापुर में? $500। $500 आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, 1.5 लाख रुपये बनता है तकरीबन। 1.5 लाख रुपये का फ़ाइन लगता है च्युइंगम फेंकने पे। तो च्युइंगम फेंकते ही नहीं है लोग। ज़ाहिर बात है, फाइन है।
समझ रहे हैं? तो ये काम साथ साथ चल रहा होता है कि पुलिस ने भी चेक रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने चेक करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम करना है, पुलिस ने अपना यानी काम अब करना इस है। लाइब्रेरी का शहरियों ने ख्याल रखना है। यस, ये शहरियों ने ख्याल रखना है, ये उनकी लाइब्रेरी है, और जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट बिल्कुल करती रहेगी। स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, चीज़ें जो है वो 11 बजे क्लोज हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो जीटी रोड है वहाँ पे मुझे ये लगता है, मैं ये ज़ाती तौर पे अंदेशा है कि वहाँ पे कोई मंथली लग चुकी है, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद नहीं होते, देखिए इसमें कुछ टक शॉप्स हैं वो बंद नहीं होती। इसमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन जो है ना वक्तन फ़क्तन चेंज भी होती रही। पहले आपको याद होगा कि पहले एक टाइम पीरियड आया कि हमने 8 बजे बाज़ार हमने बंद करने शुरू कर दिए। फिर हमने देखा कि जो हमारे जिम्स थे और स्नूकर क्लब्स थे वो 10 बजे का टाइम था, और रेस्टोरेंट को टेक अवे का टाइम था 10 बजे तक, 11 बजे तक, और बेकरीज को एग्जाम्पशन हासिल थी। रिसेंटली जो लास्ट नोटिफिकेशन आया उसमें गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दी, फिर से रेस्टोरेंट्स को उसमें टाइम पीरियड इंक्रीज़ भी कर दिया गया, और कुछ जगहों पे जो जिम्स थे और स्नूकर क्लब्स थे उनको टाइम इंक्रीज़ करके 11 बजे कर दिया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो इम्प्लीमेंटेशन है जो उस टाइम पीरियड की वो ना हो रही हो, क्योंकि अब आपने मेंशन कर दिया, ख़ास तौर पे मैं उसको चेक ज़रूर कर लूँगा कि कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो टाइमली बंद नहीं हो रहे। ठीक है, वो यानी कि वहाँ पे आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे, चाहे उन्होंने छुपा के बिठाए हैं या सामने बिठाए हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। मैं यानी रात को 2 बजे बैठ के खाना खा के आ रहा हूँ। फिर वही वाला सवाल उठ जाता है, क्या लोगों ने खुद भी ये काम नहीं करना कि टाइम दिया हुआ है इसमें बंद करना है, या ज़रूरी है कोई आके पैरा दे? ड्यूटी उस पे कुछ तनख्वाह भी तो ले रहे हैं ना इस नहीं, काम अगर की। मैं आपको बता देता हूँ कि आदिल आपने 10 बजे के बाद इस दफ्तर से एंटर नहीं होना, आप 10:30 एंटर हो जाएं, तो इसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव वहां से 20,000 रुपया महीने के 30,000 देखिए ना, उस पर तो एक्शन होगा, वो तो मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। इंडिविजुअल तो फिर हमें लेकिन बाहैसियत कौम तो भी हमें बहुत ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है, हम बहुत पीछे हैं। मतलब आप अपना सवाल नोट करें, और जब अकेले बैठ के नोट करें, आप कहते हैं कि हर चीज़ पे गवर्नमेंट ने सख्ती करनी है और इंडिविजुअल ने कुछ भी नहीं करना। कुछ चीजें होती हैं जो डंडा मानती हैं, तो फिर वो डंडा तो गवर्नमेंट के पास है, मैं तो नहीं मार सकता नहीं जाके। नहीं, आने वाले दिनों में जो जेहलम में ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें सीवरेज का भी है, ये भी है, इनकी कोई डेडलाइन है जिसमें ये खत्म हो जाएंगे, या जो कमिटमेंट आपने की हुई है उसमें खत्म हो जाएंगे? जिस तरह ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स हैं वो 4 हैं, पीडी खान में, सुहावा, दीना और झेलम में। उनकी जो कट ऑफ डेट है ना वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त को तमाम स्कीमों ने क्लोज होना है। ठीक हो गया? उसमें अगर 19-20 काम रह जाएगा वो थोड़ा बहुत रह जाएगा बाकी, लेकिन 15 अगस्त इज़ द कट ऑफ डेट फॉर ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स। जो आपकी वासा की बड़ी स्कीम है जो तकरीबन 8.2 बिलियन की 8 अरब रुपए की तकरीबन है, उसमें से जो क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कि मेन शहर के अंदर था, गुम्बद वाली मस्जिद के आसपास, शादाब पुली, साहिल कॉलोनी, इसने कंप्लीट ये हो गई है। लेकिन जो साउथ साइड है जिस पे सीएमएच आता है या कोटला फ़कीर आता है, उसमें बड़ा काम है, उसमें डिस्पोजल स्टेशन बन रहा है, वो दिसंबर 2027 तक चलेगा। वो बड़ा काम है, उसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन मेन जो शहर के अंदर है वो वाला काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। मीर रजा उजगन ने कभी 1 रुपया भी रिश्वत ली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका आप मुझे हल्फन कह सकते हैं? मुझसे ना पूछा, आप लोगों से पूछें। लोगों से नहीं, आपने बताना है। आप किसी से भी पूछ लें। नहीं, मैंने सर्विस इसलिए ज्वाइन ही नहीं की कि मैं खुदा ना खास्ता कभी भी कोई ऐसा काम करूं जिससे लोगों को तकलीफ हो या मैं बाद में खुद बुरा फील करूं। ठीक है ना? मेरा काम लोगों की मदद करना है, और मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी बंदा मेरे दफ्तर आए वो खाली हाथ ना जाए, उसका कोई ना कोई काम में प्रोग्रेस या तो हो जाए या फिर उसका कोई ना कोई इशू सॉल्व हो जाए। और मुझे बुरा लगता है कि कोई बंदा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मेरे दफ्तर में, आप मेरे असिस्टेंट कमिश्नर से पूछें कि मैंने उनको मना किया कि कोई बंदा दोबारा सेकेंड टाइम मेरे दफ्तर आया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वाह, बताया नहीं आपने, तसल्ली देनी है मुझे, मैं ताकि मैं भी खाली ना जाऊं, कुछ ले जाऊं। मैं आपको 100% हल्फन कह रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है कि मैं जिसमें, मेरा पब्लिक ऑफिस है यार, एनीबडी इज़ अलाउड टू कम टू माई ऑफिस। एक बंदा लेके आ जाए और वो बोले कि यार मैंने मीर रज़ा उज़गन को कोई एक्स्ट्रा कोई फेवर दी हो या कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी हो ताकि मेरा काम हो। मैं लोगों को नहीं जानता, जो भी आता है मेरे ऑफिस, मेरे दफ्तर की ओपन डोर पॉलिसी है। मुझे तो रोक लिया था अभी उन्होंने। नहीं, आपको 12:30 के बाद रुका होगा ना, मतलब हमने पब्लिक डीलिंग का, क्योंकि सीएम की मीटिंग चल रही थी। ठीक है, सीएम की मीटिंग चल रही थी, 12:30 के बाद सीएम की मीटिंग थी, इसलिए आपको रोका होगा। मेरा दफ्तर ओपन डोर पॉलिसी है, और अगर कोई वेट करा तो मुझे अंदर लाजमी बताया जाता है कि दूर से कोई आया है या कोई आया है ऐसा। तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई खाली हाथ वापस चला गया हो कि मिले बगैर। लास्ट टाइम आया हूं तो बहुत बुजुर्ग बैठे हुए थे, सबको आप सुन रहे थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस नौकरी में जहाँ पे स्ट्रेस है, जहाँ पे इख्तियार है, वहाँ पे जो असल सेटिस्फेक्शन है वो लोगों की मदद करने में, इसके अलावा कोई सेटिस्फेक्शन एक नहीं। डिप्टी कमिश्नर की तनख्वाह कितनी होती है?
डिपेंड करता है कुछ लोगों की सर्विस पे, लेकिन रफली 2,70,000 के करीब है। आपकी है इतनी? जी जी।